नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। पीसीएस वाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं विपिन कुमार आप सभी को पीसीएस वाला की तरफ से ये सूचित करना चाहता हूँ कि हम यहाँ यूपी पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करेंगे और साथ ही साथ यूपीएससी के बारे में भी, यानी जो यूपी पीसीएस और यूपीएससी दोनों का सिलेबस लगभग सेम है, बल्कि यूपी पीसीएस में और यूपी का रीजनल कंटेंट से जुड़ा हुआ है। तो हमें यूपी का पूरा कवर करना, साथ ही साथ हमें यूपीएससी वाला सिलेबस भी कवर करना है। तो उसके लिए, उस सफ़र को शुरू करने के लिए आपको पहले मेरे बारे में और सिलेबस के बारे में जान लेना होगा। तो चलिए ज़रा बताते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि मैं आप सभी का यूपी पीसीएस की इस जर्नी में पीसीएस वाला की तरफ से स्वागत करता हूं। और सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि अभी तक जो मैं आपके सामने खड़ा हूँ उनका खुद का परिचय क्या है। तो मेरा नाम विपिन कुमार है, मैं भी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हूँ और मेरी जो क्वालिफिकेशंस हैं, मैंने बीकॉम ऑनर्स किया है और मास्टर्स मेरा हिस्ट्री से है। और यहाँ हम जो क्लास जो स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से ही स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को 3 बार क्वालिफाई किया है और आरओ का मेंस भी मैंने 2022 में अभी दिया है। तो आज हम जो बात करेंगे वो होगी मॉडर्न इंडिया पर। मॉडर्न इंडिया की जब हम बात करते हैं तो यहाँ से हम पहले इस सब्जेक्ट को उठाने से पहले मैं आपको बेसिक बातें पहले समझाना चाहूँगा। आप मुझे ज़रा 5 मिनट दें अपनी। तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले हम समझते हैं कि हम पढ़ेंगे क्या, हमारा तरीका क्या होगा और हम पढ़ क्या रहे हैं। जब हम पढ़ क्या रहे हैं तो क्या का आंसर हमें क्या मिलेगा कि हम यूपी पीसीएस के लिए पढ़ रहे हैं। यूपी पीसीएस की बात हम करें तो देखें तो इसमें GS 1 और GS 2 ये प्रीलिम्स के पेपर होते हैं, इनको प्री भी बोलते हैं और क्वालिफाइड करना होता है। इनके मार्क्स मेंस में ऐड नहीं होते। तो ये प्री है। उसके बाद मेंस में आपको टोटल एस्से, हिंदी और जीएस के 4 पेपर, यानी फर्स्ट से सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, जीएस के 4 पेपर। ऐसे 150 मार्क्स का आएगा, हिंदी 150 मार्क्स का होता है। जीएस के ईच पेपर आपको 200 मार्क्स के मिलेंगे। और जो ऑप्शनल एक सब्जेक्ट रहेगा वो आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। दोनों में 200 मार्क्स, मतलब 400 नंबर का आपका ऑप्शनल होता है। पहले ऑप्शनल 2 थे, लेकिन अब एक ऑप्शनल एक ही होता है। एक ही ऑप्शनल के 2 पेपर किए जाते हैं। इसे ये टोटल आपका आप देखें तो 800 तो यहाँ बनते हैं और 300 ये 400, टोटल 1500 नंबर का डिस्क्रिप्टिव होता है। और पर्सनैलिटी टेस्ट जो होता है वो आपका 100 मार्क्स का होता है। तो टोटल यहाँ यदि मैं इन 100 को भी ऐड कर दूं तो 1600 नंबर की कट ऑफ होती है जो मेंस में लगती है। ये क्वालिफिकेशन के मार्क्स होते हैं। ये तो बात रही कि ये जर्नी स्टार्ट कैसे होती है और मामला क्या है। अब हम बात करते हैं कि हम यहाँ क्या लेके आए हैं। अभी हम जो बात करेंगे वो होगी मॉडर्न इंडिया पे। मॉडर्न इंडिया दरअसल क्या है, आधुनिक भारत को जब हम पढ़ेंगे तो ये यूपी पीसीएस के सिलेबस में कहाँ है उसे हम जानेंगे और ये देखेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे करेंगे। सबसे पहले इतिहास के नाम से कंटेंट आपको दिया गया है, या हिस्ट्री के नाम से आप कह सकते हैं। हिस्ट्री दरअसल 3 पार्टों में डिवाइडेड है, प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक। हम यहां आधुनिक से स्टार्ट करेंगे क्योंकि आधुनिक का वेटेज सबसे ज़्यादा है। और ये जो प्रिपरेशन रहेगी आपकी प्री एंड मेंस दोनों को कंबाइंड करके ये क्लास होगी, यानी प्री और मेंस दोनों को कवर किया जाएगा इस क्लास में। यहाँ हम बात करें आधुनिक भारत में हम पढ़ने के क्या तरीके ले सकते हैं, तो 3 तरीके होते हैं। पहला पॉइंट आता है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है वो है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। यानी इसी तरीके से जो हम मॉडर्न हिस्ट्री को जो कवर करेंगे वो पहला टॉपिक होगा यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन।
दूसरा टॉपिक क्या होगा हमारा? 1757 की प्लासी की लड़ाई। और तीसरा जो टॉपिक होता है 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम। तो मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट करने के ये 3 पॉइंट हैं जहां से उठाई जाती है मॉडर्न हिस्ट्री। मैं आपको बताता हूं कि यहां से हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो पॉइंट है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, ये आपको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्री में यहां से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं और हर साल बनते हैं। यानी 16वीं से 18वीं सदी के बीच का जो यूरोपीय कंपनी जब आएंगी भारत में, तो यहाँ प्रीलिम से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। 1857 की लड़ाई से जो हम 1947 तक जो पढ़ेंगे वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल व्यूज़। और ये सेम टू सेम 1857 की जो यदि हम स्टार्ट करें पॉइंट को, तो 1857 वाला भी प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये प्री और मेंस दोनों के लिए रहेंगे दोनों टॉपिक। और ये जो टॉपिक रहेगा वो मेनली प्री के लिए रहता है, यानी यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। मेंस से बहुत कम रेयर क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाते हैं। तो आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। आधुनिक भारत में हमारा जो पहला टॉपिक होगा यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। इसे स्टार्ट करने के लिए हमारे पास रेफरेंस बुक कौन कौन सी होंगी वो आप नोट कर सकते हैं। एक तो हम इसमें रेफरेंस लेंगे, पहली बुक NCERT आप नोट कर लीजिए। उसके बाद दूसरी बुक जो हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम से रेफरेंस लिया है। तीसरी बुक जो है वो हमारे नोट्स हैं इग्नू के। इग्नू के नोट्स जो हैं वो यहाँ से यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। इन्हें स्टार्ट करें, इसके लिए चलते हैं ज़रा यहाँ, क्योंकि जब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे तो बताएंगे कि यहाँ कौन सी बुक्स आपको चाहिए और यहाँ इसके लिए भी अलग अलग बुक्स आपको बताई जाएंगी। अभी ये वाला स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ रेफरेंस ये 3 बुक रहेंगी। अभी ज़रा शुरू कर लेते हैं। तो जब हम यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन पढ़ते हैं, उसके लिए कुछ तरीके हैं जो आपको नोट कर लेने हैं। और वो ये है कि इसका एक क्रम है कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में जो आगमन है वो किस क्रम में हो रहा है। पुर्तगाली जो कंपनी थी वो सबसे पहले भारत में आई, ये बात आप सब जानते हैं। और जो कंपनियों के आने का जो क्रम है उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूँ। ट्रिक ये रहेगी PDEDF, यानी पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश, डेनिश, फ्रांसीसी। ये PDEDF ये चीज़ें तो मैं आपको ट्रिक में बताता ही रहूँगा। पहला टॉपिक लिखिए, पहला पॉइंट आगमन के कारण। आगमन के कारण। दूसरा टॉपिक भारत की स्थिति। भारत की स्थिति। तीसरा टॉपिक भारतीयों से संबंध। भारतीयों से संबंध। चौथा टॉपिक भारत में प्रशासन एवं व्यापार। और नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका कंपनी के पतन के कारण, यानी कंपनियां क्यों भारत से भागी। ये जो 5 टॉपिक आपको दिए, पहला आगमन क्यों हुआ, यहाँ हम उसकी पृष्ठभूमि पढ़ेंगे कि किन किन पृष्ठभूमियों के कारण कंपनियां भारत में आई, पृष्ठभूमि रहेगी यहाँ। दूसरा हम पढ़ेंगे भारत की उस समय स्थिति क्या थी, कौन कहाँ शासक था। तीसरा हम पढ़ेंगे कि किस शासक के साथ कैसा संबंध रहा, जो इंपॉर्टेंट शासक उस टाइम थे। फिर हम पढ़ेंगे यहाँ कि भारत में प्रशासन और व्यापार कैसा रहा कंपनी का। और यहाँ फिर 5वां जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि कंपनी के पतन के कारण क्या रहे।
तो चलिए जरा सबसे पहले आगमन के कारण पे बात करते हैं। तो आगमन के कारण की यदि हम बात करें, भूमि का मतलब है कि ये भूमिका बन कहां से रही, यानी कंपनी भारत की तरफ क्यों आ रही है, यानी यूरोपियन कंपनी भारत में क्यों आ रही है, आने का क्रम क्या है, आने के कारण क्या हैं। तो उन कारणों को यदि हम देखें तो पहले उसकी पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड में चलते हैं। ये बात है पहली शताब्दी की, फर्स्ट सेंचुरी की। जब मैं पहली शताब्दी कहता हूं इसका मतलब ये है कि फर्स्ट से लेके और 100 फर्स्ट से लेके और 100 एडी के बीच की बात है ये, ठीक है। एडी मतलब एना डोमेन या कह सकते हैं ईसवी, एना डोमेन भी बोलते हैं और ईसवी भी बोलते हैं, और बीसी मतलब बैकवर्ड सेंचुरी। तो फर्स्ट एडी की जब ये बात है तो यहां ऐसे ही मैं यदि कहूं सेकंड सेंचुरी, इसका मतलब ये है कि 100 से लेके और 200 के बीच में जितने भी ईयर रहेंगे 101 से 200 तक, ये सभी सेकंड सेंचुरी की बात करेंगे। तो फर्स्ट एडी की बात है, और भारत का जो व्यापार है वो रोम के साथ चलता था। उस समय भारत का व्यापार रोम से चल रहा था और भारत का व्यापारिक जो पक्ष था वो मजबूत था। मजबूत होने के कारण थे कि हमारे यहाँ मसाले बहुत ज़्यादा थे और मसाले यूरोप में फेमस थे। यूरोपियन जो हैं वो मसालों को बहुत कह सकते हैं कि पसंद करते थे, और मसालों में भी सबसे ज़्यादा गोल मिर्च यानी काली मिर्च को, गोल मिर्च हो गया, अदरक हो गई, हरड़ हो गया, यहाँ बहुत सारे मसाले यहाँ पाए जाते थे। उसका मामला ये था कि जो यूरोप है वो आपको पता है कि थोड़ा ठंडा एरिया है। ठंडा एरिया होने के कारण वहाँ पे कृषि की जो प्रधानता है वो कम ही रहती है। जो मेडिटेरियन सी के आसपास के जो क्षेत्र हैं और अटलांटिक महासागर के आसपास, यदि मैं आपको मैप दिखा देता हूँ, तो यदि हम भारत के मैप को देखें और उसके परिप्रेक्ष्य में इंडिया पूरे वर्ल्ड को देखें, तो ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं नॉर्थ अमेरिका। इसको कहते हैं हम नॉर्थ अमेरिका, इसे कहते हैं हम साउथ अमेरिका। ये पूरा जो क्षेत्र है ये कहलाता है यूरोप, जिसमें स्पेन, पुर्तगाल और इंग्लैंड सहित ये सभी मेडिटेरियन सी और अटलांटिक महासागर के मुहाने पे जो स्थित 6 देश हैं वो आते हैं। ये वाला क्षेत्र कहलाता है अफ्रीका, ये अफ्रीका है। ये वाला मध्य एशिया का क्षेत्र है, मध्य एशिया। और ये वाला जो क्षेत्र है ये रूस है, और रूस और एशिया का जो क्षेत्र मिलके एक साथ बनता है उसे कहते हैं यूरेशिया। ये वाला जो भारत सहित जो क्षेत्र है वो पूर्वी देश कहलाते हैं। पूर्वी देश मतलब जो इसे हम जो ये यूरोपियन हमसे क्योंकि पश्चिम में थे तो ये हमें पूर्व में समझते थे, और ये जो कंट्रीज कहलाती हैं वो दक्षिण पूर्वी देश कहलाते हैं, दक्षिण पूर्वी देश, इंडोनेशिया सहित ये सारा। तो इस तरीके से ये एक पूरे के पूरे ग्लोब का विभाजन किया गया था। तो आप यहाँ देखेंगे कि इक्वेटर से जैसे जैसे हम ये वाली इक्वेटर लाइन जाती है, तो इक्वेटर से जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो 23 ज्योग्राफी का ये पॉइंट है, तो 23 डिग्री 23.5 डिग्री तक हमें यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी मिलती है। लेकिन जैसे जैसे इसके ऊपर जाएंगे तो हमें सर्दी का आभास होने लगेगा, मतलब टेम्परेचर कम होने लगता है। टेम्परेचर कम होने के कारण यहाँ ठंडा एरिया है, और ठंडा एरिया होने के कारण यहाँ पर कृषि उतनी संपन्नता नहीं है क्योंकि समुद्रों का भी किनारा है। अब इन समुद्रों किनारे के आसपास यहाँ पर मोस्टली ये लोग जो फिशरीज़ का उपयोग करते हैं, उस मांस को प्रिजर्व करने के लिए मसालों का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता था। इस कारण ये लोग मसालों को यहाँ ज़्यादा पसंद करते थे और मसालों को एक प्रिजर्वेटिव के रूप में ये उपयोग में लाते थे। तो यहाँ से मसाले मंगाते थे और अपने खादने की जो मांस या जो भी चीज़ें रखते थे उनमें से इनका टेस्ट बढ़ जाता था और एक प्रिजर्वेटिव का भी काम होता था।
तो इस तरीके से भारत का व्यापार बढ़ रहा था और बढ़ने के क्रम में व्यापार इतना अच्छा चल रहा था कि यहाँ के जो राइटर हैं, जो थिंकर हैं, वो भारत को कोसते थे कि भाई भारत में हमारा पूरा का पूरा जो सोना है वो जा रहा है। और इस जाने के क्रम में प्लिनी वहाँ का एक कह सकते हैं यूरोप का एक राइटर था जिसने नेचुरल हिस्टोरी का बुक लिखी थी। कौन सी बुक लिखी थी? नेचुरल हिस्टोरी का। तो प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरी का में कहा कि हमारा पूरा का पूरा धन तो भारत की तरफ जा रहा है और इससे हमारे जो भंडार है वो खोखले हो रहे हैं, हमारा सोना, हीरे जवाहरात सब भारत में जा रहा है, डंप हो रहा है। लेकिन फिर भी भारत का पलड़ा भारी रहा और हालांकि वहाँ के जो राजाओं ने कुछ अंकुश लगाने की कोशिश की लेकिन रुक नहीं पाया। लेकिन मोड़ तब आता है जब ये जो पूरा रोमन साम्राज्य था, यानी ये मान लो ये रोमन साम्राज्य हो और इस पर जर्मन आक्रमणकारियों ने हमला कर दिया 477 एडी में। तो इसे दो भागों में इन्होंने तोड़ दिया। किसने हमला किया? जर्मन आक्रमणकारी। और इसे दो भागों में तोड़ देते हैं। ये पूर्वी, ये हो गया पश्चिमी रोमन साम्राज्य। मैं आपको दिखाता हूं। ये आपको यदि मैं रोमन साम्राज्य बताना चाहूं, इसे यहां से दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। ये वाला जो क्षेत्र था ये कहलाया पश्चिमी रोमन साम्राज्य, ये कहलाया पूर्वी रोमन साम्राज्य। इसे बेजेंटाइन साम्राज्य भी कहते थे, बेजेंटाइन साम्राज्य। इसकी राजधानी थी कुस्तुनतुनिया। इसकी राजधानी क्या रखी? कुस्तुनतुनिया। और इसकी राजधानी रखी रोम, पश्चिमी रोमन साम्राज्य की। तो बेजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया और पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी रोम। भारत से व्यापार इनका चलता रहा अभी भी। लेकिन 1000 साल बाद 1453 में क्या हुआ कि बेजेंटाइन साम्राज्य को ओटोमन तुर्की साम्राज्य ने हथिया लिया। किसने? ओटोमन तुर्की साम्राज्य ने हथिया लिया। अब ओटोमन तुर्की साम्राज्य ने जब हथिया लिया तो यहां से जितने भी दार्शनिक वगैरह जितने भी लोग थे सबको मार मार के यहां से भगाया। और ये लोग क्या हुआ कि ये लोग सब के सब शरण ले गए। यहाँ आप इटली का जो क्षेत्र है, यहाँ ये इटली के पूर्वी किनारे पे देखिए, तो ये सब लोग इटली में आके बस गए। ये लोग सब इटली में आके बसे और साथ ही साथ जो यूरोप के अन्य क्षेत्रों में भी आके बस गए। जो कुस्तुनतुनिया जो जगह है वो अभी भी है, इस्तांबुल इसका नाम है। इस्तांबुल तुर्की में है। तो इस्तांबुल के आसपास के जितने भी रीजन में जितने विद्वान वगैरह बसे हुए थे सबको भगाया इन्होंने और इधर भेज दिया। ये जो इटली है वो भूमध्य सागर में पड़ता है। ये पूरा भूमध्य सागर का क्षेत्र है, बिल्कुल अंदर है भूमध्य सागर में। तो ये जो व्यापारी हैं ये मध्यस्थता निभाते थे। यहाँ के जो व्यापारी हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो पूर्वी एशिया के साथ जो व्यापार होता था उसमें ये लोग मध्यस्थता निभाते थे यूरोप के बाकी व्यापार के लिए। इन लोगों का जो व्यापार है वो भी बढ़ रहा था और इनका स्टेटस भी थोड़ा ऊंचा था। तो जिन लोगों के पास पैसा होता है वो लोग विद्वानों को शरण दे देते। तो इन लोगों ने शरण दी। यही कारण है कि इटली में सबसे पहले पुनर्जागरण आया था। हम अभी 1453 में हैं। अब पुनर्जागरण की जो लहर है वो इटली में आने लगी। लेकिन आपने ये एक क्वेश्चन जरूर रेज करना चाहिए कि भाई 1453 में बेजेंटाइन साम्राज्य को उखाड़ कैसे फेंका तुर्की साम्राज्य? ऐसा क्या था? ऐसा इसलिए हो रहा था कि 570 में आपको पता होगा कि मोहम्मद साहब का जन्म होता है तो इस्लाम का उदय होता है। इस्लाम के उदय के साथ साथ इस्लाम का प्रसार भी होने लगता है और इस्लाम का जब प्रसार होता है तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो इस्लाम के कब्जे में आने लगता है। इस्लाम के कब्जे में आया तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ के जो रूट थे, जो ट्रेडिंग रूट थे, वो भी अपने कब्जे में करने शुरू कर दिए। जैसे आप देखते हैं कि यहाँ भारत से जो व्यापार होता था वो इन रूटों के माध्यम से होता था। पहला जो रूट है वो भारत से जाता था इधर, ये है हॉर्मुज़ बंदरगाह होते हुए ये यहाँ
इराक, सीरिया और ये तुर्की के लिए निकल जाता था। ये दूसरा जो रूट था वो रेड सी से होके जाता था और रेड सी से ये यहाँ मिस्र होते हुए तुर्की से जाके मिल जाता था और यहाँ वेनिस तक, ये यहाँ इटली के वेनिस शहर तक, जेनोवा, वेनिस, फ्लोरेंस, इन सब सिटीज़ तक यहाँ पर अच्छा खासा व्यापार होता था। लेकिन जब अरबों का उदय हुआ तो ये पूरा के पूरे जो रास्ते हैं वो उन्होंने हथिया लिए। अब यूरोपियन 1453 में खड़े हैं, उनके पास व्यापार करने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा। अब हम बात कर रहे हैं कि आखिर क्या कारण था कि ये खोजें शुरू हुई, खोजें शुरू होने के पीछे रीज़न क्या थे। अब यहाँ पर पुनर्जागरण आ रहा। पुनर्जागरण मतलब क्योंकि नए नए विद्वान यहाँ आए हैं तो खोजी दृष्टि यानी उनकी जो सोच है वो उभरने लगी और दृष्टि भी उनकी खोजी बनने लगी कि नई नई चीज़ें खोजी जाएं। इसके लिए क्या हुआ, ये लोग सबसे पहले मैं आपको बताऊं, पहला कुछ देशों ने जैसे स्पेन, पुर्तगाल, ये वो देश थे जिन्होंने इस दृष्टि को और भी ज़्यादा खोजी बनाया और इनके जो राजा थे वो बहुत साहसी हुए। जैसे पुर्तगाल का एक राजा था हेनरी द नाविगेटर। ये बंदा इतना खोजी था कि इसने ये जो मेडिटेरेनियन सी है उसके नीचे ये अफ्रीका का जो रीजन है उसे तकरीबन खोज ही निकाला था। मतलब यहाँ वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से यानी मेडिटेरेनियन सी से अफ्रीका का जो क्षेत्र कैसा है, इसने कई बार अपनी विवरण में लिखा और वहाँ के बारे में कई बार यात्रा भी की। इन्होंने पुर्तगाल के जो अभी जो राजा इस समय रहे जैसे हेनरी फर्स्ट, पोप का शासन हुआ करता था, ईसाई धर्म था। तो ईसाई धर्म क्योंकि जो पूर्वी जो क्षेत्र था उसमें प्रसार ईसाई धर्म का हो, इसके लिए उन्होंने क्या किया, तो ईसाई धर्म में ईसाई धर्म का पूर्वी क्षेत्र में प्रसार हो, इसके लिए वहाँ पोप से इन्होंने, पोप फ्रांसिस उनका नाम था, फ्रांसिस 5, पोप फ्रांसिस 5 से इन्होंने वो ली, अनुमति ली कि हम अपने ईसाई धर्म को भी फैलाएंगे और अपने व्यापार को भी हम पूर्वी एशिया में फैलाना चाहते हैं। वो ऐसा इसलिए कर रहे थे, इन्हें कैसे पता चला कि भाई भारत में हमें व्यापार फैलाना है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ एक व्यक्ति आया था मार्को पोलो। मार्को पोलो जो था वो इटली का ही था और इटली से वो भारत की यात्रा पे आया था। तकरीबन 1288 से 92 के बीच में उसने भारत के पांड्या जो राजा हुआ करते थे, पांड्या राजा, उनके दरबार में, यदि मैं इसे भारत देखूं तो यहां पर राजा कर पांड्या राजा थे, इनके दरबार में ही आया था। यहाँ के बाद फिर ये चाइना गया, चाइना से होते हुए फिर ये दोबारा यूरोप लौट के आया। तो इसने अपने विवरण में कहा कि भारत में अकूत धन संपदा है और वहां पर यदि आप व्यापार करोगे तो आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा। ऐसी खबर पूरे यूरोप में फैलने लगी। पूरे यूरोप में फैली तो ये जो आप देखोगे, ये जो दोनों कंट्रीज हैं ये एकदम मुहाने पे पड़ती हैं। ये आपको स्पेन दिखेगा, यहाँ ये है आपका स्पेन और ये है पुर्तगाल। देखो ये पूरा जो क्षेत्र है, ये इसकी राजधानी लिस्बन, तो ये पूरा क्षेत्र जो है अटलांटिक महासागर का है और फिर नीचे इसके जस्ट अफ्रीका है और इसके दाहिनी तरफ यानी पूर्वी क्षेत्र में ये हम देखते हैं तो वो क्या मिलेगा आपको, वो पूरा मेडिटेरेनियन सी मिलेगा और मेडिटेरेनियन सी के फिर नीचे हम जाएंगे, यहाँ से पेनिसुलर होते हुए भारत का रास्ता खोजने की ये सोच रहे थे। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि यहाँ पर अरबों ने नियंत्रण कर रखा है, तो ये रास्ते तो ब्लॉक हो गए। अब ये सोचने लगे कि भाई ऐसा करो, इधर जैसा मैंने बताया यहाँ हेनरी फर्स्ट और यहाँ की रानी थी इसाबेला। अब ये सोचने लगे कि क्यों ना हम अपने जो खोजी लोग हैं उन्हें भेजें और पूर्वी जो इंडीज़ जो कंट्रीज़ हैं उनका पता लगाया जाए। इसी क्रम में ये क्या करते हैं कि सबसे पहले इन्होंने एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज।
क्या नाम था? बार्थोलोम्यो डियाज। ये पुर्तगालियों ने इसे स्पॉन्सर किया, ठीक है। तो पुर्तगालियों ने इसे स्पॉन्सर किया था। ये बात थी 1487 की। तो बार्थोलोम्यो डियाज जब आया इधर, तो दरअसल उसे रास्ता मालूम नहीं था, और वो आते आते यहाँ से, ये जो पूरा रीजन है, ऊपर से तो निकल के आ गया, लेकिन यहाँ आके फंस गया बेचारा। ये यहाँ से आया और यहाँ आके फंस गया। यहाँ से आगे वो जा नहीं पाया। केप ऑफ गुड होप उसने इसका नाम दिया। अफ्रीका का जो निचला क्षेत्र, इसे आप देख सकते हैं, ये वाला जो क्षेत्र, इस क्षेत्र को उसने नाम दिया केप ऑफ गुड होप। तो इस क्षेत्र को केप ऑफ गुड ऑफ होप नाम दिया, और यहां से आगे का रास्ता इसे मिल नहीं पाया, तो बेचारा लौट के चला गया। अब गया तो दृष्टि तो अभी भी इनकी खोज ही चल रही थी। फिर 1492 में, कब? 1492 में, क्योंकि एक यात्री यदि मान लो पुर्तगाल ने भेजा, तो स्पेन शांत थोड़ी बैठेगा भाई। अब तो कंपटीशन जैसा हिसाब रहता है ना। फिर जैसे मानो जब शीत युद्ध हो रहा था, तो यदि एक सैटेलाइट यूरोपीय, मान लो यूएसएसआर भेज रहा था, तो दूसरी सैटेलाइट अमेरिका भेज रहा था। तो वैसे ये होने लगा कि स्पेन और पुर्तगाल में होड़ मचने लगी, देशों की खोज की जाए। तो इसी में 1492 में इन लोगों ने एक व्यक्ति को भेजा, स्पेन के लोगों ने, रानी इसाबेला के समर्थन से ये बंदा निकला। और दरअसल हुआ ही ये था इसके साथ, मामला ये फंस गया। आप इस मैप में यहाँ देखें, तो ये जब निकला यहाँ, तो ये है पुर्तगाल का क्षेत्र और ये है स्पेन का क्षेत्र। यहाँ से जब ये निकला, तो इसको लगा कि भारत हमें जो जाना है, भारत जो जाना है, दुनिया तो गोल है, तो हम क्यों ना, जब हमें यहाँ जाना, ये रास्ता बंद है, तो घूम के जब हम यहाँ से जाएंगे तब भी तो यहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये बंदा यहाँ से निकला, और निकल के ये यहाँ से नॉर्थ अमेरिका पहुँच जाता है। कहाँ पहुँच गया? नॉर्थ अमेरिका। और इसको लगा कि इसने इंडिया खोज लिया। इसको ऐसा लगने लगा कि इसने इंडिया को खोज लिया, और वहाँ के लोगों को नाम भी दे दिया, और नाम क्या दिया? रेड इंडियन। अब दरअसल क्या होता है कि एक कहते हैं ना कि मतलब अपने दिमाग जब लगाता है इंसान, तो कुछ ज़्यादा ही लग जाता है। लेकिन बाद में इसे एहसास हुआ कि यार भारत तो ये है नहीं, क्योंकि इंडिया के बारे में जो मार्को पोलो कह रहा है, वैसे विवरण तो यहाँ मिल ही नहीं रहे, वैसा तो कुछ है नहीं। फिर ये गया वापस, और जब ये जाके पहुंचा, तो फिर उधर पुर्तगाली लोगों को मतलब मजा आ गया, यार इसे तो इंडिया मिला नहीं। अब जब इसे इंडिया नहीं मिला, तो भाई कैसे क्या हो अब लेकिन दोनों में होड़ तो अभी मची हुई थी। फिर दोनों ने थोड़ी एक समझदारी दिखाई कि, तो दोनों ने संधि बनाई, और उस संधि का नाम रखा टॉर्डेसाइल की संधि। टॉर्डेसाइल्स की संधि 1494। इस संधि में क्या कहा गया, जैसे आप यहां देखें मैप को, तो ये अफ्रीका जो रीजन है, इसमें एक क्षेत्र पड़ता है कैप वर्डे आइलैंड, और ये पूरा अटलांटिक महासागर है। ये नॉर्थ अटलांटिक और ये साउथ अटलांटिक। तो इस पूरे अटलांटिक महासागर में ये है कैप वर्डे आइलैंड। तो इन्होंने इस संधि में कहा कि देखो, इस कैप वर्डे आइलैंड के जो पश्चिमी क्षेत्र में तो स्पेन खोज करेगा, और पूर्वी क्षेत्र में इधर पुर्तगाल खोज करेगा। यानी देशों की खोज की जाएगी और अपना व्यापार बढ़ाया जाएगा। खोज क्यों की जा रही है? खोज इसलिए की जा रही है कि इनको चाहिए मार्केट। मार्केट मतलब जब यहाँ पर उत्पादन बढ़ेगा या यहाँ के व्यापार को बढ़ावा देना है, तो उसके लिए कुछ देशों की कुछ ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ की जनसंख्या की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि उस उत्पादन को वो कंजम्पशन में बदल सकें, और कंजम्पशन के बदले इन लोगों को पैसा मिल जाता। तो ये लोग नए नए देशों की खोज इसीलिए कर रहे थे कि यहाँ की जो संपदा है उसको व्यापार के माध्यम से अपने यहाँ खींच लें। तो ये मामला यहाँ हो गया। फिर पुर्तगालियों का नंबर था,
स्पेन ने तो भेजा, अब पुर्तगालियों ने भेजा 1498 में वास्को डिगामा। दरअसल भेजा ये 97 था, 1497 में, लेकिन ये भारत में पहुंचेगा 1498 में। भारत में पहुंचेगा, ये मई का दिन महीना रहेगा। तो ये यहाँ से निकला बंदा और यहाँ से केप ऑफ गुड होप तक ये पहुंच गया, यहाँ तक पहुंच गया। तो यहाँ दरअसल यहाँ भारत के साथ पहले से व्यापार होता रहा है। ये जो क्षेत्र था, ये जो क्षेत्र अरब व्यापारी, जैसा मैंने बताया कि उन्होंने नियंत्रण कर लिया था, तो अरब व्यापारी यहाँ पर आते जाते रहते थे। तो एक सेलर था, यानी जो जहाज़ चलाता था उसका, जैसे अब मान लो आप कहीं जाओ और बस का कंडक्टर कहीं खड़ा हो तो आप कहोगे यार मुझे वहाँ जाना है, तो क्या कहे चलो ठीक है मेरी बस में बैठो मैं छोड़ देता हूँ। तो वैसे ही एक सेलर था जिसका नाम था अब्दुल माजिद। तो ये व्यक्ति यहाँ इसे भारत लेके आता है, ये किसको, वास्को डिगामा को। और मई 1498 में वास्को डिगामा कालीकट के तट पे पहुंचता है, जहां जमोरिन का उस समय पैतृक उपाधि थी, नाम इसका अन्य नाम था, लेकिन आपको जमोरिन ही याद रखना है। तो वास्को डिगामा जब कालीकट के तट पे पहुंचा तो वहाँ एक विलेज है जिसका नाम है कप्पड़ विलेज, कप्पड़ टापू के नाम से भी उसे जानते हैं। तो वहाँ उसका, हालांकि जो अरबी व्यापारी थे उन्होंने थोड़ा विरोध किया, लेकिन वहाँ का जो शासक था जिसका नाम था जमोरिन, उसने उसका स्वागत किया। स्वागत में वैसे भी हमारी अतिथि देवो भव वाली संस्कृति है, तो स्वागत में उससे पूछा भाई बताइए कैसे आना हुआ। तो उसने बताया कि व्यापार के मोटिव से हम यहाँ आए। तो उसको वहाँ से मसाले वसाले खरीदवा के और उसे यहाँ से भेज दिया। जब वो यहाँ से लौटा और लिस्बन पहुँचा, पुर्तगाल की कैपिटल है, तो लिस्बन जब वो पहुँचा तो वहाँ पे उसे सारा खर्चा काटने के बाद, यानी मसालों की खरीद, आना जाना, सब कुछ काटने के बाद उसे 60 गुना मुनाफा हुआ। अब जब 60 गुना मुनाफा हुआ तो वहाँ का जो उस समय का शासक था मैनुअल फर्स्ट, वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, अरे यार यहाँ से तो बहुत इनकम है। तो मार्को पोलो तो सही कह रहा था इसका मतलब, और ये बात वास्को डिगामा ने सिद्ध करके दिखा दी। तो इसके लिए उसने क्या किया कि एक और व्यक्ति जिसका नाम था पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, वो नाम था पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। तो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल को उसने यहाँ से उसकी दरअसल उस समय जो मंशा चल रही थी वो ये चल रही थी कि आप जो ईस्ट इंडीज़ के जो कंट्रीज़ हैं उन्हें खोज के लाइए। देखो उसने कोलंबस ने अमेरिका खोज लिया, तो आप जाके उसके आसपास के क्षेत्र खोजो। तो इस व्यक्ति ने अब उसी टाइम यानी 1500 में अप्रैल के महीने में 1500 के अप्रैल के महीने में ब्राज़ील की खोज की थी। तो उसको इन्होंने ये बोला कि भाई ऐसा करो, तुमने ब्राज़ील की खोज तो कर दी, बहुत अच्छी बात है, अब तुम ऐसा करो कि इंडिया पहुंचो और वहाँ अपने बेड़े लेके जाओ, जहाज़ के बेड़े, और वहाँ से व्यापार अपना बढ़ाओ। अभी तक अफ्रीका के साथ चल रहा था, अब इंडिया तक फैलाओ उसे। तो ये पेड्रो अल्वारेज कैब्रल 13 जंगी बेड़ों के साथ वो इंडिया आ जाता है। लेकिन हुआ क्या, इस पूरे घटनाक्रम में, यानी जब यहाँ से वास्को डिगामा लौट के पुर्तगाल पहुँचा, उसी बीच में जो अरब व्यापारी थे उन्होंने जमोरिन को सिखा दिया, ये सिखाया कि देखो ये जो व्यापारी आ रहे हैं ये क्या करेंगे, ये आपकी जो धन संपदा उस सबको लूटेंगे। इन्होंने देखो अभी अफ्रीका में इन्होंने क्या किया, इन्होंने अफ्रीका में ऐसा किया था कि ये लोग वहाँ गए, जाके इन्होंने वहाँ पे सारे के सारे जो जितने भी सैनिक जो अड्डे हैं वो अपने स्थापित कर दिए, वहाँ जो व्यापार करने वाले लोग थे उन सबको मार के भगा दिया, और उन अड्डों का नाम इन्होंने फितोरिया रख दिया है। क्या नाम रख दिया है? फितोरिया। और आप यदि हमारी बात सही नहीं मान रहे हैं, इसका नाम रख दिया फितोरिया, और आप हमारी बात यदि सही नहीं मान रहे हैं तो आप इस व्यक्ति से पूछ लो जो इन्हें लेके यहाँ तक आया। तो उन्होंने पूछा भाई बताओ अब्दुल मजीद ये बात सही है? तो उन्होंने कहा कि हाँ ये तो बात सही है, इन्होंने वहाँ पे सैनिक जो अड्डे हैं वो अपने बना लिए हैं और बाकी जो व्यापारिक जो वो हैं वो तबाह कर दिए। इतने में जमोरिन की फिर जो नज़रिया था वो चेंज हो गया। तो अब
ये वो टाइम है जब उधर से पेड्रो अल्वारेज कैब्राल जब इधर भारत की तरफ चल रहा है और इधर जमोरिन का जो माइंड है वो पूरा चेंज हो चुका है। तो जैसे ही वो यहाँ आता है, ये भारत के तट पे जैसे ही वो पहुंचता है, तो ये यहाँ जमोरिन था, ये पूरा मालाबार कोस्ट है ये वाला। तो यहाँ जमोरिन के पास जब वो पहुंचता है, कालीकट ही ये आया, कालीकट ही आया था। तो यहाँ जब ये आता है तो इसको जमोरिन की तरफ से कोई स्वागत सत्कार कुछ नहीं मिला। उल्टा जमोरिन ने अरबों के साथ मिलके इसका विरोध किया। तो ये बंदा जब आया तो ये तो पहले से तैयार होकर आया था, क्योंकि पहले समुद्री लुटेरे वगैरह पहले भी चलते थे और इनका तो पहले से अफ्रीका में भी नाम चलता था। तो ये पहले ही गोलाबारी और बंदूक भर के लाया था। तो इसने गोलाबारी की और ज़बरदस्ती वहाँ पे कालीकट में अपना एक अड्डा बना दिया, अस्थायी अड्डा, जिसे 1500 की ये बात है, अक्टूबर 1500 में ये आया था। तो कालीकट में कालीकट पे इसने अपना पहला अस्थायी अड्डा बना दिया पुर्तगालियों ने। और उस समय जितने भी आसपास के जो व्यापारी थे वो इसके साथ इन्होंने कोऑपरेट किया। कोऑपरेट करने का एक रीज़न ये भी था, जहाँ जमोरिन शासन करता था उसके नीचे एक जगह थी कोचीन। जैसे ये मान लीजिए जमोरिन शासन कर रहा है यहाँ, ये मान लो कालीकट है, उसके नीचे ही जगह थी कोचीन या कोची। तो यहाँ का जो शासक था उसकी जमोरिन के साथ बनती नहीं थी, क्योंकि पहले एक दूसरे में बटे हुए थे, सारे शासक एक दूसरे से बटे हुए थे। तो एक दूसरे से खुंस की जैसी स्थिति रहती, खुंस मतलब दुश्मनी जैसी स्थिति रहती थी। तो कालीकट के आसपास ने पहला जो वो अपना किला बनाया, मतलब अस्थायी किला बनाया। उसके बाद यहाँ के आसपास से व्यापार करके ये बंदा वापस पुर्तगाल लौट जाता है। अब पुर्तगाल जब लौटा तो इसने बताया वहाँ जाके, यार वास्को डी गामा तुम्हारा तो आदर सत्कार किया था इन्होंने, पर हमारा तो यार हमसे तो इन्होंने गोलीबारी करवा दी वहाँ। वास्को डी गामा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। फिर इसी बीच ये जो पूरा क्षेत्र था, ये इंडियन ओशन का क्षेत्र था, भारत के इधर और ये यहाँ ये वाला जो नीचे वाला जो पूरा क्षेत्र है। तो इस पूरे क्षेत्र में यहाँ का जो शासक था उस समय, पुर्तगाली शासक मैनुअल फर्स्ट था। तो मैनुअल फर्स्ट ने इसके व्यापार के प्रॉफिट को देख के, यानी वास्को डी गामा के प्रॉफिट और ये जो अल्वारेज कैब्रल जो आया था उसके प्रॉफिट को देख के अपने आप को ये पूरा इंडियन ओशन का एक छत्र स्वामी घोषित कर दिया कि भाई इंडियन ओशन, हॉर्मुज और साथ ही साथ यहाँ जो भारत के इधर मलक्का स्टेट जो लगती है, जो दक्षिण पूर्व एशिया में आती है, यहाँ कोई भी शासन नहीं करेगा और करेगा तो हमसे पूछ के करेगा। और वहाँ से इसने वास्को डी गामा को भेजा। वास्को डी गामा इस बार एकदम तैयार होकर आया था पूरी तैयारी के साथ। तो वास्को डी गामा जब आया तो शासक जमोरिन था, तो उसने कोई स्वागत तो किया नहीं, क्योंकि यहाँ तो पहले ही चैट चल रही थी। अब जब वास्को डी गामा यहाँ आया तो ये इस बार कालीकट नहीं गया। वो कहाँ गया? ये वास्को डी गामा जब यहाँ आया तो कालीकट जब वो पहुँचा, दोबारा जब कालीकट पहुँचा तो इस बार कोई स्वागत किया नहीं, क्योंकि वो तो वेरीफाई करने गया था कि यार वो जो कह रहा है कि सही कह रहा है। वो लोग क्या, हाँ भाई बात तो सही है। तो इसने क्या किया कि यहाँ पर कि ठीक है चलो तुम्हें नहीं रखना तो हम कोचीन वाले शासक के पास चले जाते हैं। और सबसे पहली जो फैक्ट्री है, फर्स्ट फैक्ट्री, जो पहली फैक्ट्री है, फर्स्ट फैक्ट्री जो पुर्तगालियों की आपसे पूछेगा क्वेश्चन में, वो यहीं कोचीन में ही स्थापित की। वो जगह आप यहाँ देख सकते हैं, ये क्षेत्र। तो ये है कालीकट जहाँ दोबारा ये आया। फिर उसी के नीचे थोड़ा सा यहाँ पड़ता है कोचीन, ठीक है। ये क्षेत्र जो है वो कोचीन का आता है। तो यहाँ इन्होंने फर्स्ट अपनी जो फर्स्ट है वो फैक्ट्री, ऑफिशियल फैक्ट्री स्थापित की। कालीकट में अस्थायी पहला कारखाना लगाया था, लेकिन स्थायी कारखाना कोचीन में पहला लगाया। किसने? पुर्तगालियों ने। तो अब हम देखते हैं कि जब ये लगा दिया, ये पूरा काम हो रहा था, तो इसके साथ साथ एक काम और भी चल रहा था, क्योंकि पुर्तगाली अब शांत तो बैठेंगे नहीं, और वो इसलिए शांत नहीं बैठना चाहते थे कि जब
आप घर से बाहर हैं और दुश्मनी आपने मोल ले ही ली है, तो कुछ ना कुछ अपने आप को भी आपको सेफ रखने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करते रहने चाहिए। तो इसी क्रम में ये क्या करते हैं, इसी क्रम में करते ये हैं कि ये पूरा का क्षेत्र इसमें अब मारपीट करनी शुरू कर देते। मारपीट मतलब गोलीबारी, और जितने भी अरबी यात्री यहाँ आते हैं उन सब से पंगा लेना शुरू किया, क्योंकि राजा का समर्थन था। मैनुअल फर्स्ट ने खुद को घोषित कर दिया था कि हमें अब यहाँ एक छत्र शासन करना है। तो जितने भी अरबी व्यापारी यहाँ होते थे उन सबको मारना इन्होंने शुरू किया। 1502 में, कितने में, 1502 में एक प्रणाली लगाई जिसका नाम था कार्तेज प्रणाली। कार्तेज व्यवस्था क्या थी कि जितने भी जहाज या जो भी आर्म या नॉन आर्म शिप यहाँ से जाएंगे, कहाँ से, इंडियन ओशन से निकल के जाएंगे और यहाँ अफ्रीका के तट तक जो जाएंगे, यहाँ जो अफ्रीका के तट तक जितने भी जहाज या ये जितने भी वो आते हैं उन सबको, यानी मान लो यहाँ से आपको पास होना है या यहाँ से आपको पास होना है, कहीं से भी जाना है, तो आपको एक यहाँ से परमिट लेना पड़ेगा। ये परमिट था कार्तेज। तो आपको एक परमिट बनवाने के बाद ही यहाँ से आपको जाने की अनुमति मिलेगी, और आपने नहीं बनवाया तो आपके जहाज पुर्तगालियों द्वारा लूट लिए जाएंगे। ऐसा सिस्टम इन्होंने कार्तेज व्यवस्था के अंतर्गत रखा। इस व्यवस्था को लेके आने वाला वो व्यक्ति कौन था? उस व्यक्ति का नाम था अल्मीडा, और उस अल्मीडा को ही इन्होंने 1505 में जब ये फैक्ट्री लगानी शुरू कर दी, जब ये यहाँ पहली फैक्ट्री लगाई, फिर कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री लगाई इन्होंने। यहाँ देख सकते हैं आप, कन्नूर का क्षेत्र भी आप यहाँ देखेंगे, तो ये क्षेत्र कन्नूर का है, ये वाला। ये वाला जो क्षेत्र है ये कन्नूर है। इसके बिल्कुल कालीकट के एकदम जस्ट ऊपर, तो ये इसे कनानूर या कन्नौर का क्षेत्र भी कहते हैं। और यहाँ सेकंड फैक्ट्री इन्होंने लगाई। कौन सी फैक्ट्री लगाई? अपनी सेकंड फैक्ट्री कनानूर या कन्नूर में इन्होंने स्थापित की। अब जब हम देखें, जब फैक्ट्री स्थापित करने का दौर शुरू हुआ तो इन फैक्ट्रीज को चलाने के लिए कुछ गवर्नर हमें चाहिए। गवर्नर मतलब इन व्यवस्था को संभालने वाले। तो इन लोगों ने क्या किया कि वहाँ अपने गवर्नर या वायसराय बनाकर भेजने शुरू कर दिए। तो गवर्नर कौन कौन आए? पहला गवर्नर जो भेजा वो कौन था? पहला गवर्नर कौन आया? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा या FD अल्मीडा। दूसरा गवर्नर कौन आया? अल्बुकर्क। तीसरा गवर्नर कौन आया? वास्को डी गामा। तीसरा गवर्नर कौन आया? वास्को डी गामा। चौथा गवर्नर हमें जो पढ़ना है वो है नीनो डी कूना। तो आने वाले जो गवर्नर थे उन सब में जो ये 4 इंपॉर्टेंट गवर्नर हैं उनके बारे में हमें क्वेश्चंस पूछता है एग्जाम में। पहला जो गवर्नर है जैसा मैंने बताया उसका नाम क्या था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। दूसरा अल्बुकर्क, वास्को डी गामा, तीसरा जो हमें याद रखना है, और चौथा नीनो डी कूना। इनके बारे में हम विस्तार से देखते हैं। पहले जो अल्मीडा जब आया, इसको बनाया 1505 से 1509 तक ये गवर्नर रहा। फिर अल्बुकर्क को 1509 से 1515 तक गवर्नर बनाया। वास्को डी गामा 1524 में आया था, तीसरी बार आया ये इस बार। बेचारा इसी बार ही इसकी यहीं डेथ हो जाएगी और कोचीन में इसको दफना दिया जाएगा। फिर 1529 में इसे नीनो डी कूना का बनाया और ये 38 तक रहा। तो ये कुछ गवर्नर जो हमें याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट गवर्नर, अल्बुकर्क, वास्को डी गामा, नीनो डी कूना। सबसे पहला कौन सा? अल्मीडा। तो इसको नाम कैसे हम याद रख सकते हैं?
देखो अम्मी नाम आ रहा, अ म ई, अम्मी। ये नाम आ रहा है अब्बू, ठीक है। तो इन दोनों में कंफ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले नाम किसका लेंगे आप? अम्मी का, क्योंकि इंसान जब बड़ा होता है यानी बच्चा जब बोलना सीखता है सबसे पहले वो मम्मी का नाम लेता है। तो मम्मी मतलब मुस्लिमों में जैसे बोलते हैं अम्मी, तो मुस्लिम की तरह ही हम नाम ले सकते हैं याद करने के लिए। तो पढ़ाई में कोई हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, पढ़ाई पढ़ाई होती है। तो सबसे पहले अम्मी बोला, फिर उसके बाद अब्बू बोला, ठीक है। उसके बाद फिर वास्को डी गामा, तो ये तीसरी बार आया है, तो तीसरे नंबर पे वैसे भी है। और नीनो डी कूना, सबसे जो लास्ट वाला है वो नीनो डी कूना है, ये चौथे नंबर पे आता है और इसमें नाम भी डी आ रहा है, डी, नीनो डी कूना। तो याद रख लेंगे इस तरीके से। तो ये यहाँ इस तरीके से ये जो कुछ फिर इंपॉर्टेंट गवर्नर उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम अल्मीडा के बारे में पढ़ लेते हैं। अल्मीडा जब आया तो 1505 का ये वो टाइम है जब जो पुर्तगीज कंपनीज हैं वो अपने आप को, यानी पुर्तगाली कंपनीज अपने आप को विस्तार के क्रम में स्थापित करना चाह रही हैं। अब जब विस्तार करोगे तो आपको विस्तार ऐसे तो नहीं मिल जाएगा, सामने वाला आपका अपोज भी करेगा। अपोज करने के क्रम में अल्मीडा अपनी धाक जमाने के लिए, जब आप कहीं नए नए जाते हैं और आपको अपनी बात मनवानी होती है, तो वहाँ आप क्या करते हैं? या तो आप वहाँ के जो लोग हैं उन्हें अपनी तरफ कर लेते हैं, लेकिन जब वो लोग अपनी तरफ ना हो रहे हो तो आप वहाँ दादागिरी करते हैं। तो ये वही दादागिरी शुरू कर देते हैं इंडियन ओशन में। और ये एक पॉलिसी लेके आते हैं, जिस पॉलिसी का नाम क्या था? ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या नाम था? ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी में क्या था कि इंडियन ओशन का जितना भी क्षेत्र है उसे ज़्यादा से ज़्यादा नियंत्रण हमें करना है, यानी हॉर्मुज, मलक्का और जो इंडियन ओशन का जितना भी क्षेत्र है वो पूरा का पूरा हमें, अदन, हॉर्मुज और मलक्का तीनों क्षेत्र हमें अपने कब्जे में लाने। अब अदन, हॉर्मुज और मलक्का मैं आपको बता चुका हूँ, जो वीडियो है उसमें पहले आपने देखा होगा अभी क्लास में पहले मैप में। तो आपको ये तीनों क्षेत्र कब्जे करने हैं। अभी आपके पास सैन्य क्षमता भी है, तो आपको सामने वाले से युद्ध तो करना पड़ेगा। यदि आपको नियंत्रण करना है तो युद्ध तो करना पड़ेगा। तो हुआ ये, हालांकि ये फ़ायदा तो ये ले रहे थे, फ़ायदा ये इनको ये मिल रहा था कि यहाँ जो कोचीन का शासक था और यहाँ कालीकट का शासक था, कालीकट का और ये कोचीन का। तो ये कोचीन वाला जो शासक है वो इन्हें सह दे रहा था, लेकिन सह भी कितनी देगा भाई? फैक्ट्री यहाँ लगा दी तो अब ये भी परेशान होने लग गया। अब ये क्या किया, ये अपने क्षेत्र को, यहाँ कालीकट में जाएंगे नहीं, अभी अपने क्षेत्र को आगे की तरफ बढ़ाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मुंबई के आसपास एक जगह पड़ती है चोल। जगह कौन सी पड़ती है? चोल, या चावल भी बोलते हैं, चोल या चावल। तो यहाँ इस चोल जगह पे इन्होंने जब कंपनी लगाने की कोशिश करी, अपनी फैक्ट्री लगाने की कोशिश करी, तो यहाँ इनकी भिड़त हो जाती है। भिड़त किससे होगी? पहले तो कालीकट का जो जमोरिन है वो इनसे पहले ही परेशान है, मतलब वो इनसे पहले ही खुंस खाए हुए, दुश्मनी लिए हुए। उधर जो यहाँ इंडियन ओशन में अरब व्यापारी जो व्यापार कर रहे हैं उन लोगों की इससे दुश्मनी होने लगी। इधर जब ये इस तरफ बढ़ रहे हैं तो इधर गुजरात का जो शासक था, जो महमूद बेगड़ा यहाँ शासन करता था, तो इससे भी परेशानी होने लगी, यार ये मेरी तरफ ही बढ़ते आ रहे हैं। तो इन तीनों का जो जंगी बेड़ा, दो तीनों ने एक साथ अपनी सेना मिला के पुर्तगालियों से लड़वाई चोल जगह पे। ये 1508 की बात है। तो ये चोल का युद्ध कहलाया और इस युद्ध में अल्मीडा के साथ साथ उसका बेटा भी लड़ रहा था और बेटा लड़ते लड़ते मारा गया। अब जब बेटा मारा गया तो युद्ध भी ये हार गए पुर्तगाली। अब इससे इनको बहुत धक्का लगा। हालांकि अगले ही वर्ष यहाँ इसके तरफ, क्योंकि ये इसने कहा कि यार तूने क्यों, ये एक बात बता, चलो ये इससे तो हमारी दुश्मनी थी, ठीक है, ये इसमें कूदा बीच में, कोई बात नहीं, कालीकट वाला कूदा, जमोरिन कूदा, इनका हमने व्यापार हथियाया था, जो अरब व्यापारी थे, तो ये बीच में कूद सकते थे। तेरा क्या मतलब था भाई, ये गुजरात वाला शासक, कि तू क्यों हमारी लड़ाई में बीच में आया? तो इसने क्या किया, यहाँ गुजरात के पास एक जगह पड़ती है दीव, क्या नाम है? दीव। दीव पे कब्जा लगाना शुरू कर दिया कि अब मैं तेरे से ये जगह लूंगा। और दीव का युद्ध कहलाया 1509 में दीव का युद्ध होता है।
और दीव के युद्ध में इन्होंने तीनों सेनाओं को, महमूद बेगड़ा, कालीकट और ये जो मामलुक जो वंश था, मामलुक वंश कहलाता था उस समय, ये जो अरबिय क्षेत्र पे जो शासन कर रहा था, उस वंश की तीनों सेनाओं को इन्होंने हरा दिया और यहाँ द्वीप पे कब्जा कर लिया 1509 में। और फिर फ्रांसिस्को डे अल्मीडा ने ही यहाँ किला अंजादीवा, किला अंजादीवा और सेंट एंजलो फोर्ट, सेंट एंजलो फोर्ट और किला अंजादीवा जैसे जो फोर्ट हैं वो इसी ने स्थापित किए थे। पुर्तगाली गवर्नर जो इसके बाद भेजा गया उसका नाम था अल्बुकर्क। 15 तक जब यहाँ रखा गया तो उसमें इसने बहुत सारे काम वैसे किए जो अल्मीडा से नहीं हो पाए थे। क्या काम नहीं हो पाए थे? एक तो वो जो जैसे औरमुंज पे कब्जा करना हो, मलक्का पे कब्जा करना हो, इंडियन ओशन पे अपनी धाक जमानी हो, सब लोग मानने लगे क्योंकि लड़ाई कब तक लड़ोगे? आप व्यापार करने आए हो, आप लड़ाई कब तक रख सकते हो? तो या तो ऐसा करो कि लड़ाई हो तो आप उन जगहों पे कब्जा कर लो। अब इस काम के लिए इस व्यक्ति को जब भेजा तो इसने काम बखूबी किया। सबसे पहला इसने काम क्या किया कि आप यहाँ आए हैं तो जमने के लिए आप यहाँ के जमाई बन जाइए। जमाई मतलब जो भारतीय महिलाओं के साथ भारतीय महिलाओं के साथ विवाह की नीति इसने अपनाई। तो विवाह की नीति अपनाई और यहाँ वो बनने की फिराक में कौन है? अल्बुकर्क। तो अल्बुकर्क ने यहाँ भारतीय महिलाओं के साथ विवाह की नीति अपनाई। पहला पॉइंट, विवाह की नीति। दूसरा काम क्या कर रहा है ये? दूसरा काम कि यहाँ क्योंकि जो मुस्लिम व्यापारी थे उनसे बहुत ज़्यादा चिढ़ता था, तो पहले मुस्लिम नरसंहार की नीति इसने अपनाई। किसकी? मुस्लिम नरसंहार। जहां जो मुस्लिम मिलता था ये उसका कत्ल करता था। मुस्लिम नरसंहार की नीति अपनाई। इसी व्यक्ति ने जो जमोरिन था, जो शासक था कालीकट का, उसको जहर दे के मरवा दिया। क्या? जहर दे के मरवा दिया। जमोरिन को जहर। फिर और क्या किया इसने? अगला काम क्या किया? अब ये जब यहां आया था तो यहां कोई जो एक केंद्र, जैसे हमने बोला कि सबसे पहला जो केंद्र रहने का उन्होंने क्या बना दिया? कोचीन बना दिया। तो इसने क्या किया कि कोचीन को स्थायी रूप से प्रशासनिक केंद्र बनाया। जहां एक फैक्ट्री थी उसने कोचीन को क्या किया? प्रशासनिक केंद्र बनाया। तो कोचीन को पहली राजधानी, या ये कहें फर्स्ट पुर्तगाली राजधानी इसने कहाँ स्थापित कर दी? कोचीन में स्थापित कर दी। और इसने और क्या काम किया? अब जब कोचीन में स्थापित हो गया, अब यहाँ जमने की जगह मिल गई, तो अपने विस्तार की नीति में इसने क्या किया? गोवा पे कब्जा किया 1510 में। पांचवा काम इसका क्या था? 1510 में गोवा पर नियंत्रण। कैसे नियंत्रण हुआ वो मैं आपको समझाता हूं। दरअसल गोवा जो क्षेत्र है, यदि आप यहां देखें, ये गोवा जो क्षेत्र है वो यहां है। यहां पर आदिल शाही का शासन था, क्योंकि ये गोवा एक बीजापुर का आदिल शाही शासक था, उसके नियंत्रण में आता था गोवा का केंद्र। तो आदिल शाही से इसने ये जो क्षेत्र है वो नियंत्रण कर लिया था। और किससे किया था? आदिल शाही। ये आप सब नोट करके रखिए अपनी कॉपी में, क्योंकि नोट करने के साथ साथ इसे याद भी कर लीजिए। ये एक स्टोरी के फॉर्म में मैं आपको सुनाता रहूँगा और ये आपको याद हो जाएंगे, तो एग्जाम में ऐसे ही आ जाते हैं। तो आदिल शाही से इसने गोवा को छीन लिया। फिर अगला काम क्या किया? हॉर्मुज वाला जो क्षेत्र है
गोवा से ये हॉर्मुज वाला क्षेत्र 1511 में। छठा काम क्या किया इसने, 1511 में हॉर्मुज पे कब्जा, हॉर्मुज पर, क्योंकि जब यहाँ कब्जा हो गया हॉर्मुज पे, यदि कब्जा हो गया तो ये पूरा का क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र जो है, जो फारस की खाड़ी से होके जाता है, वो पुर्तगालियों के लिए खुल जाएगा। तो ये काम किसने किया, ये भी अल्बुकर्क ने किया। फिर आगे 1515 में मलक्का पे, इधर भारत के इधर यदि हम देखें तो ये जो जगह पड़ती है, ये मलक्का स्ट्रेट, तो यहाँ मलक्का पर भी इसने 1515 में नियंत्रण कर लिया। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि पुर्तगालियों को अब यहाँ का जो दक्षिण पूर्व एशिया का जो रास्ता वो खुल गया, यहाँ पूरे में वो व्यापार कर सकते हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि जापान के साथ जो हमारे रिश्ते चलाए, वो पुर्तगालियों के कारण ही हम जापान के साथ हमारा व्यापार संभव हो पाया था। तो ऐसे पुर्तगाली थे जिन्होंने सबसे पहले जापान के साथ रिश्ते संभव बनाए। अब यहाँ से ये इतने काम इसने किए, इन सबको आप नोट कीजिए। फिर उसके बाद हम चलते हैं 1524 में, और 1524 में जाने से पहले आपको ये जानकर खुशी हो सकती है और दुख भी हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति अपने घर में मरा। तो जिस जगह को इसने छीना, गोवा, उसी जगह पे इसकी कब्र भी है, यहीं ये इसकी डेथ हुई थी। एक बात याद रखो, हिस्ट्री में मोस्टली ऐसा हो रहा है कि जो व्यक्ति ज़्यादा फेमस रहा है और जिसने कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे अपनी विस्तार की नीति अपनाने की कोशिश की है, उनकी डेथ भी यहीं हुई है, या वो ज़्यादा से ज़्यादा बार भारत में आया हो तब भी वो यहीं डेथ हुई है उसकी। जैसे अभी आगे, जैसे अभी पहला, अभी तो स्टार्टिंग है, आपको ये दिखाई दिया कि ये यहाँ इसकी डेथ हुई। अभी हम आगे चलेंगे। 1524 ईस्वी में तीसरी बार वास्को डी गामा भारत आता है, और इस बार वो साधारण व्यापारी बन के नहीं आया, इस बार वो बन के आया था यहाँ का वायसराय। तो 1524 में वायसराय बन के आया बेचारा, यहीं तभी इसकी यहीं ये एक्सपायर हो गया, और एक्सपायर होने के साथ साथ इसको यहीं, यानी वास्को डी गामा को यहीं पे फिर दफना दिया गया। कहाँ दफनाया गया था, तो कोचीन में ही इसको दफना दिया गया था। कहाँ पे, कोचीन में, पॉइंट लगा लेंगे, वास्को डी गामा को कोचीन में ही दफना दिया गया था, लिख लेंगे। कोचीन केरल में ही जगह पड़ती है, तो कोचीन में इसको दफना दिया गया, तीसरी बार आया। अब जो अगला गवर्नर आया उसका नाम था नीनो डी कून्हा। क्या नाम था, नीनो डी कून्हा, नाम याद रखेंगे, नीनो, जैसा मैंने बताया था डी वर्ड आ रहा है तो चौथे नंबर पे आता है, नीनो डी कून्हा। कब आया, 1529 से 38 तक रहा ये। इसने क्या किया, इसने कुछ खास काम नहीं किए, बस एक काम इसका ध्यान रखेंगे जो हमें एग्जाम में पूछा जाता है। इसने गोवा को, अब क्योंकि यहाँ गोवा में मैंने जैसा भी बताया था कि अल्बुकर्क को दफना दिया गया, तो जहाँ अब्बू को दफनाया उस जगह को तो ये लोग वैसे भी पुण्य स्थल मानेंगे, और पुण्य स्थल मानने के साथ साथ इन्होंने फिर क्या किया, गोवा को ही अब अपना केंद्र बना लिया। पहले कोचीन था, कोचीन को हटा के इन्होंने गोवा को अपना केंद्र बना लिया। तो 1530 में ऐसा किया इसने, 1530 में गोवा को राजधानी बनाया। तो ये एक स्टोरी के फॉर्म हमारा जो ज्ञान है वो चल रहा है। तो इसमें आपने देखा कि 1530 तक हम आ गए और हमने यहाँ के गवर्नर पढ़ लिए। तो अब तक हमने जाना कि कंपनी के आगमन के कारण क्या थे, भारत की स्थिति क्या है, भारतीयों के साथ इनके संबंध कैसे थे। उन संबंधों में एक पॉइंट और रह गया है, मुगलों के साथ संबंध, तो वो हम तब करेंगे क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम 1530 में भी तो मुगल आए हैं, तो अभी हम इन्हें तब करेंगे कवर जब इनका हम पतन देखेंगे, तो तब उस समय हम सारे संबंध मुगलों के साथ के इनके एक साथ कर देंगे।
इंपॉर्टेंट है। मुख्यतः हमें अकबर के साथ पढ़ने हैं, अकबर और जहांगीर, दो संबंध हमें पढ़ने हैं, वही इंपॉर्टेंट है और उससे ज़्यादा नहीं है। अब हम पढ़ते हैं कि यहाँ इन्होंने व्यापार कैसे किया। तो जब पुर्तगाली भारत में आते हैं, हमने अभी प्रशासन के जो दूसरा पॉइंट है उसमें व्यापार भी लगाया है, तो पुर्तगालियों का भारत से व्यापार, अब यहाँ हेडिंग लगा लिए व्यापार। देखो जब ये यहाँ आए तो यहाँ बहुत सारी नई नई चीज़ें लेके आए। पहले जैसे बड़ा पाव, मुंबईया जो बड़ा पाव है वो इसीलिए आज फेमस है कि उसे पुर्तगाली लेके आए। दूसरा तंबाकू, हेडिंग ये लिखते चलेंगे, बड़ा पाव, बड़ा पाव। दूसरा तंबाकू, पपीता, अनानास, मक्का, मक्का, अनानास, पपीता, संतरा। ये जो सारी की सारी चीजें हैं, शिमला मिर्च, शिमला मिर्च, इसके अलावा लेके आए काजू और खाने की चीज क्या है, लाल मिर्च, मिर्च में ही रख लो, लाल मिर्च, लाल मिर्च की खेती, ये सारी चीजें हमने देखी। तो इसे हम एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। इसको याद रख सकते हैं मलाई ML कोफ्ता, ML कोफ्ता, या मैं इसे कह सकता हूं मलाई कोफ्ता। M4 क्या होता है यहाँ पे, M से आएगा आपका मेज या मक्का, ठीक है। L से आपका लाल मिर्च, मिर्च में दोनों आ जाएंगी, शिमला मिर्च, लाल मिर्च। और इसके अलावा K4 आपका आ जाएगा काजू, O4 आपका आ जाएगा ऑरेंज। फिर उसके बाद P4 आपको दो मिलेंगे, बड़ा पाव भी और आलू भी ये लेके आए थे, आलू, बड़ा पाव और आलू, पाव और आलू दोनों, पोटैटो एंड पाव दोनों ये लेके आए थे। फिर उसके बाद T4 आपको मिलेगा तंबाकू, टोबैको, तो ये तंबाकू भी ये लोग लेके आए थे। और फिर आपका बच्चा अनानास, तो अनानास भी ये लेके आए थे, A4 अनानास। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सी खेती की जाती थी, इनमें से कोई भी नाम यहाँ से मिलता है मलाई कोफ्ता से, तो मलाई कोफ्ता खाने में तो अच्छा लगता ही है, क्वेश्चन भी अच्छा लगेगा आपको देख के कि अरे ये तो मुझे आता है। तो यहाँ ये मलाई कोफ्ता से आप ये सारे फसलों के नाम वो याद रखेंगे जो ये फसलों के बारे में लेके आए। फसल मतलब जो चीज़ें हम यहाँ उगाने और खाने के काम में ये हमारी आती हैं। इसके अलावा जो प्रिंटिंग प्रेस थी, इसे मैं रफ कर लेता हूँ, इसे आप नोट कर लीजिए। जो देखो जहाँ ट्रिक हमें याद करने की ज़रूरत होगी, वो मैं आपको जो क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं और वो ट्रिक पर बेस हैं, तो वो मैं आपको ट्रिक बना के ही दूंगा। उसके बाद हम चलते हैं आगे, फिर हम देखते हैं कि इसके अलावा और क्या लाए। ये तो व्यापार की चीज़ें हो गई। फिर आगे ये प्रिंटिंग प्रेस का जो विकास है, जो प्रिंटिंग प्रेस जो पहली लगाई गोवा में पहले लगाई थी, तो वो पुर्तगालियों ने ही लगाई। हालांकि प्रिंटिंग प्रेस का जो आविष्कार है वो तो गुटेनबर्ग जर्मनी में हुआ था, लेकिन भारत में कौन लेके आया, भारत में ये पुर्तगाली ही लेके आए थे और गोवा में पहली प्रेस भी स्थापित की थी। तो प्रिंटिंग प्रेस गोवा में 1550 में इन्होंने लगाई थी। उसके अलावा जहाज निर्माण आपको जानकर हैरत होगी कि जो मुगल जो थे वो इनसे जहाज लिया करते थे, पुर्तगालियों से। अपने जो जहाज हैं वो उन पे सैर करने के लिए कैसा लगता है समुद्र में जहाज़ों पे, वो इन्हीं से सीखा है उन्होंने। और अकबर पहली बार कैम्बे जब दौरा करता था, कैम्बे के दौरे पे था 1572 में, तो वो इन्हीं से मिलेगा। वो हम आगे बात देखेंगे।
तो जहाज निर्माण की शैली भी ये लेके आए। इसके अलावा पुर्तगालियों के साथ जो व्यापार जो रहा वो इनका फिर अब आगे पतन होना शुरू होगा, लेकिन पतन के क्रम में इनके जो संबंध हैं वो अब मुगलों के साथ भी बनने लगे थे। यहाँ आप यदि भारत को देखें तो ये जब भारत है तो यहाँ जब जो मुगलिया सल्तनत, जब मुगलिया जो साम्राज्य था वो जब विस्तृत हो रहा था तो गुजरात तक वो विस्तृत होकर आ गया था और यहाँ द्वीप पे ये शासन कर रहे थे। जैसा मैंने अभी बताया कि 1509 में द्वीप पर आक्रमण करके इसे जीत लिया था इन्होंने। तो जीतने के बाद ये अल्मीडा की जीत थी, जब उसका बेटा मारा गया उसके 1 साल बाद ही वो उसने जीत लिया। तो ये पूरा ये क्षेत्र तो इन्हीं के नियंत्रण में था। लेकिन गुजरात की विजय इधर अकबर ने जब कर ली तो वो इस तरफ कैम्बे के दौरे पर आया था 1572 में। 1572 में जब ये यहाँ इस दौरे पे आया तो उसने देखा कि पुर्तगाली यहाँ अपना व्यापार का कुछ हिसाब चला रहे हैं। उससे पहले हुमायूं जो था उसने यहाँ तक आने की कोशिश तो की, लेकिन वो कभी इनसे मिला नहीं था, इन पुर्तगालियों से उसका कोई संबंध नहीं रहा था। तो जब अकबर पहली बार इनसे यहाँ मिलता है तो आपको जो मुग़ल साम्राज्य है उसमें पढ़ने को मिलेगा कि जो अकबर जो था वो धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति था, मतलब सभी धर्मों में विश्वास करता था, किसी धर्म का वो विरोध नहीं करता था। तो अकबर के दिमाग में ये बात आने लगी कि धर्म के रास्ते हम पुर्तगालियों तक पहुंच सकते हैं। उसने फादर जूलियल परेरा यहाँ देखेंगे, फादर जूलियल परेरा विकार, इनसे धर्म की शिक्षा लेनी यानी ईसाईयत की शिक्षा लेनी शुरू की। उनसे व्याख्यान के माध्यम से सीखने लगा कि ईसाईयत क्या कहती है, उसके क्रक्ष क्या है। फिर इसी दौरान ये जो कैब्रल था, एंटोनियो कैब्रल, उसका मन हो जाता है कि क्यों ना आज हम अकबर से मिलके आते हैं। 1578 में वो पुनः अकबर से मिलने जाता है। उसकी फतेहपुर सीकरी उस टाइम राजधानी थी, तो वहाँ पहुँचता है। आदर सत्कार के साथ इसे बुलाया जाता है कि आइए, और इससे ईसाईयत पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे, क्योंकि अकबर अब जान गया ईसाईयत के बारे में, जूलियल परेरा ने बता दिया था। तो ईसाईयत पर ये इससे एंटोनियो कैब्रल से बहुत सारे क्वेश्चन करता है, लेकिन कैब्रल सेटिस्फाई नहीं कर पाता, क्योंकि ये तो बेचारा राजदूत था, ये कहाँ से बता पाएगा। तो वो ये कहता है कि ऐसा करो, आपको यदि क्वेश्चन पूछने हैं ना तो आप हमारे जो धार्मिक गुरु हैं, जो हमारे पोप हैं, उनसे पूछ लेना। तो यहाँ से ये एक पत्र भेजता है 79 में, 1579 में। इसको तो यहाँ से विदा कर देता है कैब्रल को कि तुम जाओ, जाके अपना ये जो पत्र है वो अपने उनको दे देना, अपने धर्मगुरुओं को। तो ये जाता है और 79 में ये जो पत्र है वहाँ पहुँचा देता है। 79 में ये पत्र पहुँचता है। तो उसमें क्या कहता है, ये पत्र जैसे यहाँ पहुँचा तो पहला जो बेड़ा वहाँ से आता है, यानी पहली बार जो धर्मगुरु वहाँ से भेजे जाते हैं, उन्होंने कहा ठीक है। जो वहाँ के जो पादरी थे उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि यार अकबर यदि हमें बुला रहा है, धर्म संसद चल रही है, यदि हम वहाँ जाके अपनी बातें कहेंगे तो बहुत सारे लोग हमारी तरफ आकर्षित हो जाएंगे और हमारा जो ईसाईयत है वो फैलने लगेगी, लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे। तो जब ये पहुँचे तो 1580 में पहला जो मंडल है, पहला दूत मंडल 1580 में अकबर के दरबार में पहुंचता है। अब दो नाम आपको याद रखने, पहला एंटोनियो, दो नाम आपको याद रखने, एंटोनियो यहाँ आपको दो नाम याद रखने, एंटोनियो मांसरेट, और दूसरा नाम क्या याद रखना है, रेडक्लिफो एक्वाविवा।
रेड क्लिफो एक्वा वीवा। ये दोनों फादर थे, पोप मतलब पोप कहलाते थे उस टाइम। इन्हें याद करने की ट्रिक ये है कि देखो, ये सबसे पहले रोड क्लिफो एक्वा वीवा। तो ये लोग क्या कर रहे थे, एक्वा मतलब पानी, पानी से ये यानी ये तो लोग तो अभी गोवा में हैं, तो गोवा के बीच में पानी पे ही होंगे। तो पानी से कहाँ जा रहे हैं, फतेहपुर सीकरी। तो कैसे जाएंगे, रोड जाएंगे। तो रोड क्लिफो एक्वा वीवा, इसका नाम आप याद रख लेंगे ऐसे। दूसरा नाम है एंटोनियो मांसरेट। इसे नाम कैसे याद रखेंगे कि जब आप जाएंगे तो आपको मान सम्मान मिलेगा। अकबर के दरबार में इनको मान सम्मान मिला, ए फॉर अकबर के दरबार में इनको मान सम्मान मिला, तो एंटोनियो मांसरेट। ठीक है, ऐसे याद रख लेंगे, एंटोनियो मांसरेट एंड रेड क्लिफो एक्वा वीवा। ये याद करने की एक ट्रिक हो जाएगी। तो ये दोनों व्यक्ति जब पहुंचे, कब, 1580 में, इन्होंने वाद विवाद किया, धर्म संसद में ये बैठे, अपनी बातें कही इन्होंने। और एक तरीके से हम देखें तो इन्होंने अकबर से अपनी बातें कही, लेकिन अकबर को ये सेटिस्फाई नहीं कर पाए। और कर क्यों नहीं पाए, क्योंकि अकबर का दिमाग तो कहीं और चल रहा था। ईसाईयत पर बात करना वो एक अलग मुद्दा था, उसे तो इनकी बंदूकें दिख रही थी। इन्होंने दूसरी बार फिर धर्म संसद बुलाई, दूसरी बार फिर बुलाया कि आप ऐसा करो, दोबारा भेजो किसी को। ये लोग लौट के चले गए, ये सेटिस्फाई नहीं कर पाए, ये लोग लौट के गए। फिर कब आया, 1590 में फिर दोबारा प्रतिनिधिमंडल आया, लेकिन वो भी असर नहीं कर पाया। फिर एक और प्रतिनिधिमंडल, ऐसा करो तीसरी बार और भेजो यार। 1590 के बाद 1595 में फिर एक मंडल आया, लेकिन ये भी अकबर पे कोई असर नहीं छोड़ पाया। अकबर के दिन भी अब टाइम से कुछ ज़्यादा ही हो रहे थे, बुढ़ापा आ रहा था उसका भी। अब जब ये असर नहीं कर पाए तो अकबर जो चाह रहा था शुरू से ही, उसने फाइनली कह ही दिया। 1601 में अपना एक प्रतिनिधि भेजा और जाके उनकी तोड़क बंदूकें, यानी उनकी जो बंदूकें हैं उनकी डिमांड करी। लेकिन वो लोग पहले से ही समझ रहे थे, चालू ये भी थे, वो पहले से ही समझ रहे थे कि अकबर जो है हमारी बंदूकों के लिए, मुझे लग रहा है ऐसे, ये क्योंकि पहली बार जब ये गए थे तो पहले खुशी खुशी में गए थे, एंटोनियो मांसरेट और रेड क्लिफो एक्वा वीवा। इनको लगा कि अकबर परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन जब तर्क की कुतर्क चलने लगी तो फिर ये समझने लगा यार मतलब ये है कि इसका एजेंडा कुछ और है। और जब 1601 में ये फाइनली पता चला कि अकबर बंदूकों के लिए बात कर रहा है, सैनिक मदद की बात कर रहा है, क्योंकि अकबर को डर था कि कभी भी जो सलीम है वो विद्रोह कर सकता है। तो इसी डर से, यानी जहांगीर के विद्रोह के डर से अकबर इनकी तरफ देख रहा था। अकबर की रणनीति अलग चल रही थी, इनकी रणनीति अलग चल रही थी। अब जब इन्होंने मना कर दिया, अकबर तो ख़त्म हो जाता है, मतलब अकबर की डेथ हो जाती है। जैसा कि 1605 में फिर जहांगीर को गद्दी मिल जाती है। अब इन्होंने क्योंकि अकबर को मदद नहीं की थी, तो जहांगीर ऑब्वियसली इनके मतलब सपोर्ट में रहेगा, क्योंकि जहांगीर अकबर से मतलब विद्रोह की स्थिति में ही था एक तरीके से। तो जहांगीर जब गद्दी पर बैठता है तो वहाँ वो ईसाइयों के साथ अपने संबंध बनाने शुरू कर देता है। संबंध मतलब कुछ इस तरीके के संबंध रहते हैं कि जहाँ वो जिस सिंहासन पर बैठता है उसके आसपास ईसाइयों की जो पेंटिंग है वो लगाई जाती हैं। वहाँ के अपने आगरा सिंहासन को उसने बपतिस्म दाता जॉन और अन्य जो संत थे इन सब की जो पेंटिंग्स के द्वारा अपना चित्रित करवाया था। और लोग ये समझते थे कि जहांगीर तो भाई ईसाई बन गया, ये अफवाह भी फैलने लगी। और 1508 में तो ऐसा 1608 में तो ऐसा हुआ था 1608 में तो ऐसा हुआ था कि इसने 1608 में तो ऐसा हुआ था कि इसने 20 दीक्षांत समारोह लगाए, जिसे बपतिस्म कहते हैं। और लाव लश्कर के साथ पूरे आगरा की सड़कें सजाई गईं। और उनमें क्या हुआ कि जैसे पुर्तगाल में ईसाइयों को हर तरीके की स्वतंत्रता और सहूलियत दी जाती है, वैसे इसने इस दीक्षांत समारोह में इन सबको ये सहूलियतें दी। तो
ये अफवाह फैलने लगी कि जहांगीर तो पुर्तगाली हो गया है। उसका मेन कारण जहांगीर भी ये हो सकता है कि ये सोच रहा हो कि पुर्तगाली जो लोग हैं वो मेरे पे आके हमला ना कर दें। और खुद जहांगीर ने अपनी जो नावें हैं, नाव वो पुर्तगालियों से ली थी। जहांगीर ने खुद भी अपनी नाव पुर्तगालियों से ही ले रखी थी। तो कुछ इस तरीके के संबंध जहांगीर के साथ पुर्तगालियों के रहे। फिर उसके बाद जो वहाँ जो फादर पेनहेरो थे, पुर्तगाली जो फादर थे पेनहेरो, उनके साथ भी जहांगीर ने अपने संबंध बिठाए। तो ये मुगलों के जो इम्पोर्टेंट संबंध जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ये हैं। अब हम देखते हैं पुर्तगाली कंपनी के पतन के कारण। कंपनी के पतन के कारण पहला कारण क्या था? कारण नंबर फर्स्ट ये था कि कंपनी एक निजी कंपनी थी। निजी मतलब कंपनी जो थी एक प्राइवेट कंपनी थी और इसको सरकार का सिर्फ समर्थन था, सरकारी कंपनी नहीं थी ये। तो जब घाटा लगा, ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई तो सरकार ने इसे समर्थन देना बंद कर दिया। दूसरा, जो इसके भ्रष्टाचारी जो लोग थे, यानी जो लोग वायसराय बना के भेजे गए या जो व्यापारी यहाँ आए, वो भ्रष्टाचार करने लगे। उस कंपनी का नाम क्या था? एस्तादो द इंडिया। इस कंपनी का नाम क्या था? एस्तादो द इंडिया। जो पुर्तगाली कंपनी आई थी उसका नाम था एस्तादो द इंडिया। फिर उसके बाद ईसाइयत के खिलाफ प्रसार, मतलब ये लोग क्या कर रहे थे, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने पर तुलने लगे थे। तो जो लोग थे, यहाँ के जो लोग थे यानी जो स्थानीय निवासी थे, उन्होंने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। फिर आगे क्या हुआ कि आगे कंपनी ने मारधार की जो नीति ज़्यादा अपनाई, तो उससे जो राजा हैं वो इससे कटने लगे। फिर आगे ब्रिटिश लोग आप जब आ जाएंगे तो ब्रिटिश के आगमन के कारण भी इस कंपनी यानी ब्रिटिश, यहाँ देख लेंगे, पहले तो डच आए, तो डचों एवं अन्य यूरोपियन से पंगा। तो डचों और अन्य यूरोपियन से जब इसका पंगा होने लगा तो ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा कि कंपनी का पतन होते चला गया। क्योंकि लड़ाई में भी कंपनी, आप यदि व्यापारी हो तो अधिक दिन तक आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो यही इनके साथ हुआ। और कारण में आप क्या लगा सकते हैं? कंपनी ईसाइयत का ज़्यादा प्रसार कर रही थी और डचों के साथ यूरोपियन से पंगा, डचों और अन्य यूरोपियन से पंगा हुआ इसका। कंपनी मुख्यतः युद्धों में उलझी रही और उसको सरकार का समर्थन मिलना कम हो गया। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा, प्रशासनिक तत्वों में भ्रष्टाचार आने लगा। साथ ही साथ कंपनी ने जब यहाँ आई तो ईसाई धर्म का बहुत ज़्यादा एक तरीके से प्रसार किया और प्रसार के चक्कर में उन्होंने जो लोगों की भावनाओं को आहत किया, जिससे लोग उनका विरोध करने लगे। और दूसरी तरफ जब डच आने लगे तो डच के साथ कंपनी युद्ध में उलझ गई। फिर ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश के साथ कंपनी युद्ध में उलझ गई। तो इस तरीके से जो पुर्तगाली जो कंपनी है वो पतन की तरफ जाती रही। और ये बात तो अलग है कि पुर्तगाली भारत से सबसे बाद में जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले आए हैं और सबसे बाद में वो जाएंगे जब गोवा पे लास्ट टाइम तक उनका नियंत्रण रहेगा। लेकिन मोटा मोटी हम देखें तो हमने पूरा पढ़ा क्या है उसको हम देखें तो सबसे पहले हमने शुरुआत जब हम करी थी हमने, तो मैंने सबसे पहले बताया था कि यहाँ सबसे पहला यात्री कौन सा आता है। पहला यात्री जो अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप तक आता है उसका नाम क्या था? बार्थोलोमियो डियाज। ये यात्रा उसी ने शुरू की। बार्थोलोमियो डियाज की ही यात्रा को आगे बढ़ाया वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा के बाद फिर कैब्रल आया था, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। फिर उसके बाद जो वायसराय हैं उनका आने का क्रम शुरू होता है और वायसरायों में 3 वायसराय प्रमुख रहे और उसमें चौथा वायसराय भी हमने वास्को डी गामा को जोड़ दिया।
3 वायसरायों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अल्मीडा, अल्बुकर्क और नीनो डी कून्हा और हमारा वास्को डी गामा रहा। उसके अलावा फिर हमने पढ़ा कि कंपनी के भारतीयों के साथ क्या क्या संबंध रहे, मुगलों के साथ कैसे संबंध रहे, भारत की स्थिति कैसी थी कंपनी के। फिर लास्ट में हमने देखे जो व्यापार की जो प्रमुख जो मदें थी वो कौन कौन सी थी, कंपनी कहाँ मतलब किन किन चीज़ों का व्यापार करने आई थी, और कि कौन कौन सी नई चीज़ें भारत में जो कंपनी है वो लेके आई। एक और जो इम्पोर्टेंट बात है कि कंपनी का जो प्रसार था भारत में, व्यापारिक प्रसार, वो कौन सा था, इसे हम देख सकते हैं। तो यदि कंपनी का व्यापारिक प्रसार मैं भारत में देखूं तो यहाँ देखें तो गोवा पर यहाँ कंपनी थी, यहाँ दीव पर कंपनी का प्रसार हो गया था, यहाँ पर कोचीन और कोझिकोड जिसे कहते हैं, और यहाँ इसे कालीकट पे कंपनी अपनी स्थिति को मजबूत कर रही थी। फिर उसके बाद इधर नागपट्टनम एक बंदरगाह पड़ता था, नागपट्टनम तमिलनाडु में जगह है। फिर यहाँ मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम, नागपट्टनम, मसूलीपट्टनम, ये प्रमुख बंदरगाह कंपनी के रहे, यानी पुर्तगाली कंपनी के रहे। और इसी के द्वारा ये जो साउथ ईस्ट कंट्रीज़ के साथ साथ इनका व्यापार चलता था। तो ये इस तरीके से हमने पढ़ा कि पुर्तगाली कंपनी किस तरीके से आई और कैसे उसका पतन हुआ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस क्लास को बड़े धैर्य से सुना, और अगली क्लास के लिए आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।